नमस्कार, मनुदेवसेवा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन की आपकी जो एसएसटी की शिक्षण विधि है उनको कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो सामाजिक अध्ययन है उसमें पहला एक क्वेश्चन आता है कि सामाजिक अध्ययन में अध्ययन किया जाता है, मानवीय का अध्ययन किया जाता है, फिर वातावरणीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें मानवीय और वातावरणीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वही क्या है, सामाजिक अध्ययन है। फिर इसमें परिभाषाएं पूछी जाती हैं सामाजिक अध्ययन के बारे में, किसने दी है। तो 4 वैज्ञानिक हैं, उनका नाम याद रखना, जीरोलिमेक, माइकेलिस, अमेरिकी सामाजिक परिषद ने और वेस्ले ने। वेस्ले ने क्या कहा है? वेस्ले ने कहा है कि जो सामाजिक अध्ययन है वो विज्ञान का ही क्या है, एक सरलतम दृष्टिकोण है। अमेरिकी सामाजिक परिषद, ये इंपॉर्टेंट है, इसने क्या कहा है कि जो सामाजिक अध्ययन है उसका संबंध मानवीय जीवन का संगठन से होता है। तो मानवीय जीवन का संगठन से संबंध है, ये किसने कहा था? अमेरिकी सामाजिक परिषद ने बताया था। माइकेलिस ने क्या बताया कि वातावरण संबंधों का अध्ययन ही क्या है, सामाजिक विज्ञान है। जीरोलिमिक ने कहा है कि सामाजिक अध्ययन मानव का मानव के साथ में अध्ययन करेगा या फिर मानव का वातावरण के साथ में अध्ययन करेगा। ये जीरोलिमिक की परिभाषा है। तो ये चारों आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो इसका जो महत्वपूर्ण बातें वो सारी इसमें आपकी कंप्लीट आएंगी। अब सामाजिक अध्ययन का विकास है वो कहाँ से होता है? तो सबसे पहले जो सामाजिक अध्ययन शब्द है वो तो कहाँ से आया था? ब्रिटेन से आया था। लेकिन इसका जो विषय है उसका विकास हुआ था अमेरिका में 1892 में। ये दोनों डेट याद रखनी है। शब्द दिया ब्रिटेन ने, लेकिन विषय के रूप में अपनाया अमेरिका ने 1892 में। और इसमें सबसे पहले जब अमेरिका ने अपनाया तो इसमें कितने विषय थे? 3 विषय थे। एक तो इतिहास था, एक राजनीतिक था और एक अर्थशास्त्र था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि अमेरिका ने जब विषय के रूप में अपनाया तो 3 ही विषय थे इसमें, एक तो इतिहास, एक राजनीतिक, एक अर्थशास्त्र। अब अमेरिका में बनी कमेटी ऑफ 10। तो कमेटी ऑफ 10 कहाँ पे बनी थी? अमेरिका में बनी थी। ये भी क्वेश्चन आता है। और इसमें 2 विषयों को और जोड़ लिया गया था। कमेटी ऑफ 10 बनी थी 1911 में। इसमें देखो 2 विषय कौन से जोड़े? एक तो भूगोल जोड़ दिया, एक समाजशास्त्र जोड़ दिया इसके अंतर्गत। फिर अमेरिका का जो प्रसार तीव्रता से कौन से टाइम में हुआ? तो 1922 से लेकर 55 का टाइम है जो अमेरिका में सामाजिक विज्ञान का एक गोल्डन एज माना जाता है, 1922 से लेकर 55 का टाइम। इसके कारण क्या हुआ? जब भी इसने विषय के रूप में जब चलाया तो लोगों में, जो बच्चे थे उनमें सामाजिकता का गुण विकसित हुआ। इस वजह से इसको जो 1920 से 55 का टाइम है वो अमेरिका में सामाजिक अध्ययन का युग या काल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि सामाजिक अध्ययन का युग और काल अमेरिका में कौन सा माना जाता है? तो 1922 से लेकर 55 का टाइम है। और अमेरिका ने स्वीकार किया था 1892 में। 3 विषय चलाए थे, फिर दो और जोड़ दिए थे इन्होंने। इसकी सफलता को देखते हुए 1911 के अंतर्गत कमेटी ऑफ 10 में 2 विषय भूगोल और समाजशास्त्र जोड़े थे। अमेरिका में 1916 में क्या किया गया? इस सामाजिक अध्ययन को एक अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ दिया गया था। सामाजिक अध्ययन का जो वर्तमान स्वरूप हम अपने यहाँ भी चलता है तो उसमें कौन कौन से विषय आते हैं? एक तो इतिहास आता है, एक अर्थशास्त्र आता है, एक राजनीतिक विज्ञान आता है, एक भूगोल आता है, एक समाजशास्त्र। ये 5 हैं, इनको याद रखना है। पहले 3 चले थे, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इसमें 2 जोड़े भूगोल और समाजशास्त्र। तो टोटल अब कितने हैं? 5 विषय चलते हैं इसके अंतर्गत, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल और समाजशास्त्र। अब देखो सामाजिक अध्ययन का अपने देख लिया बाहर कैसे विकास हुआ। अब इसमें देखो सामाजिक अध्ययन का भारत में किस प्रकार से विकास होता है। भारत में विकास में सबसे पहले महात्मा गांधी ने इसके बारे में कहा था कि जो सामाजिक अध्ययन है वो भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक नए ऊर्जा या दिशा इससे प्राप्त हुई है। और ये लाइन बहुत बार पूछी जाती है महात्मा गांधी की कि मैं हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की नींव रखने जा रहा हूँ जो बालकों को क्या करेगी? आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाएगी। ये किसके विचार हैं? महात्मा गांधी के विचार हैं। तो ये पूछे जाते हैं किसने कहा था। तो फिर अपने यहाँ पे भारत में क्या हुआ? बुनियादी शिक्षा प्रणाली का विचार सबसे पहले जो आया था वो महात्मा गांधी के विचारों से ही अपने बुनियादी शिक्षा प्रणाली का विचार आया था। फिर बुनियादी शिक्षा जो नीति है उसका प्रस्ताव 1937 में किसने रखा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने रखा था। और कहाँ पे रखा था? वर्धा शिक्षा सम्मेलन में रखा था। पूछा जाता है कि जो विचार आया वो तो महात्मा गांधी के विचारों से आया था बुनियादी शिक्षा प्रणाली का, लेकिन इसको प्रस्ताव है, इसको नीति का जो प्रस्ताव है वो किसने किया था? तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन में किया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1937 में। ये बात इंपॉर्टेंट है।
फिर इसमें बुनियादी शिक्षा में था क्या क्या, तो इसमें ये था कि जो 7 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क क्या करने की सुविधा मिली जाए, शिक्षा का प्रावधान था कि 7 से 14 वर्ष के बालक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। शिक्षा का भाषा हो वो क्या होनी चाहिए, माध्यम होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा कौन कैसी होनी चाहिए, क्रियात्मक होनी चाहिए। ये बुनियादी शिक्षा प्रणाली है जो 1937 में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वर्धा शिक्षा सम्मेलन में प्रस्ताव रखा था, उसकी बातें हैं। मातृभाषा में किसने कहा, बुनियादी शिक्षा ने कहा था। 7 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए क्या होना चाहिए, अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्रियात्मक होनी चाहिए। ये तो 1937 की बात होगी। फिर 1948 पे आते हैं। 1948 में देखो क्या हुआ, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा सामाजिक अध्ययन का शिक्षण प्रारंभ का सुझाव दिया गया था। तो सबसे पहले भारत में सामाजिक अध्ययन का शिक्षण होना चाहिए, किसने कहा था, तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा ये कहा गया था। फिर 1949 में राज्य का पहला राज्य कौन सा बना था जिसने सामाजिक अध्ययन को एक विषय के रूप में बनाया था, तो वो पंजाब था। फिर आता है बुनियादी शिक्षा की बात खत्म हो गई 1948 में। 1949 में पंजाब भी बन गया जिसने सामाजिक अध्ययन पढ़ाया। फिर बात आती है मुदालिर आयोग की। सबसे पहले हमने ब्रिटेन से प्रारंभ किया, ब्रिटेन में शब्द मिला, फिर इसने अमेरिका ने अपनाया, फिर कमेटी ऑफ 10 ने 2 विषय और जोड़ दिए इसमें। फिर अपने भारत पे आए, तो भारत में महात्मा गांधी के विचार इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बुनियादी शिक्षा नीति का प्रस्ताव आया, उसके बाद में आया मुदालिर आयोग। मुदालिर आयोग की डेट भी बहुत बार पूछी जाती है, 1952 से लेकर 53 तक। सामाजिक अध्ययन को एक अनिवार्य विषय के रूप में इस मुदालिर आयोग ने माना कि इस विषय को अनिवार्य विषय बना दिया जाना चाहिए। मुदालिर आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मुदालिर। ये मद्रास विश्वविद्यालय के क्या थे, उप कुलपति थे उस टाइम। मुदालिर आयोग जिस टाइम आया था 1955 में भारत में अनिवार्य विषय के रूप में इसे अपनाया गया। तो ये पूछा जाता है कि मुदालिर आयोग की सिफारिश पर इसको 1955 में भारत में अनिवार्य विषय के रूप में अपना लिया गया था। लेकिन इसकी प्रकृति इन्होंने क्या लिखी थी, कला भी लिखी थी और विज्ञान भी। तो सामाजिक अध्ययन की विषय की प्रकृति हम कैसे याद कर सकते हैं, कला और विज्ञान। फिर सामाजिक अध्ययन का महत्व किस प्रकार से पढ़ा। जो सामाजिक अध्ययन हम पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, इसको अनिवार्य विषय के रूप में भी इसको हमने ले लिया, तो इसका महत्व क्या है वो हम देखते हैं। देखो महत्व क्या क्या है इसमें, तो इसकी मानवीय संस्थाएं जो हैं वो समझने में मदद मिलती है। मानव में कौन कौन सी संस्थाएं अपने यहाँ चलती हैं ना, जैसे कि आप NGO चलते हैं, परिवार के बारे में समझने में ये जो संस्थाएं, समाज भी आता है इसमें, सरकार भी आती है, राष्ट्र भी आती है, इन सभी को समझने में बच्चे में क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो ये सामाजिक अध्ययन का चलाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। सबसे पहले अमेरिका ने ही बच्चों को पढ़ा के फिर ये डिसाइड किया था कि ये अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए ताकि बच्चे में समझ पैदा हो। मानवीय संबंध किस प्रकार का है, उसका वातावरण कैसा है, उसकी विकास यात्रा किस प्रकार से हुई कि पहले मनुष्य क्या था, फिर धीरे धीरे उसने विकास किया, अभी इसकी जो यात्रा है किस प्रकार से रही, ये इसके बारे में। समाज में नैतिकता किस प्रकार है, प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होता है, गौरवमय उपलब्धि, हमने किस प्रकार से आज़ादी प्राप्त की, वो संविधान के प्रति समझ किस प्रकार से होगी, क्रांति के आदर्श के रूप में, जीवन की समस्याओं के बारे में, इन सभी के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, सामाजिक अध्ययन के बारे में करते हैं। और सामाजिक अध्ययन का सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समाजोपयोगी नागरिकों के विकास में सहायक होता है सामाजिक अध्ययन। राष्ट्रीयता की भावना होती है, अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व बंधुत्व की भावना है वो भी किस में आती है, सामाजिक अध्ययन के अध्ययन में ही आती है। अब शिक्षण प्रक्रिया एवं क्रियाकलाप किस प्रकार से है, शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो आपको सबको पता है, सबने बीएड कर रखी है। तो सबसे पहले 3 प्रकार से होते हैं प्रक्रिया। ये जो शिक्षण प्रक्रिया दी किसने थी, ये भी पूछा जाता है, तो एलन ने दी थी। इसमें शिक्षण पूर्व प्रक्रिया होती है, एक शिक्षणगत प्रक्रिया होती है, एक शिक्षण के उपरांत प्रक्रिया होती है। शिक्षण पूर्व प्रक्रिया देखो क्या बोलती है, ये शिक्षण पूर्व प्रक्रिया को प्रथम प्रक्रिया भी बोलते हैं, प्रथम अवस्था भी बोलते हैं, प्रथम चरण भी बोलते हैं, प्रथम प्रक्रिया भी बोलते हैं। इसमें इसे योजना निर्माण की प्रक्रिया भी बोलते हैं और नियोजन की अवस्था भी बोलते हैं। तो ये नाम ध्यान रखना, नियोजन की अवस्था, प्रथम अवस्था, प्रथम चरण, प्रथम प्रक्रिया, योजना निर्माण या फिर नियोजन की अवस्था। ये जो प्रथम प्रक्रिया है इसमें क्या करता है, शिक्षक शिक्षण योजना बनाता है, अपनी रूपरेखा बनाता है, विषय वस्तु का चयन करता है, फिर उद्देश्यों का निर्धारण करता है, फिर शिक्षक तथा शिक्षार्थी की भूमिका भी इसी के अंतर्गत ही निर्धारित करता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शिक्षक तथा शिक्षार्थी की भूमिका भी निर्धारित कहाँ पे हो जाती हैं, तो शिक्षण जो पूर्व प्रक्रिया होती हैं वो सभी शिक्षक अपने अनुसार कर लेता है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं याद रखना, शिक्षण योजना बनाना, रूपरेखा बनाना, विषय वस्तु का चयन करना है कि हमें क्या पढ़ाना है, उद्देश्यों का निर्धारण करना है, शिक्षक तथा शिक्षार्थी की भूमिका भी यहीं पे ही निर्धारित हो जाती है शिक्षण पूर्व प्रक्रिया में। नियोजन की अवस्था है ये शिक्षणगत प्रक्रिया के अंतर्गत। इसमें विषय वस्तु प्रस्तुत अंतः क्रिया जैसे शिक्षक शिक्षार्थी है वो
इसमें अंतर विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है, यानी अब जो टीचर है वो तैयार हो गया, वो क्लास में चला गया है, तो शिक्षणगत प्रक्रिया में अंतर्गत आएगा कि वो अपनी विषय वस्तु को उसने प्रस्तुत कर दिया है। अंतः क्रिया यानी शिक्षक शिक्षार्थी अब आपस में अंतः क्रिया करेंगे। निष्कर्ष क्या होता है इसका कि क्रियान्वयन की अवस्था होती है। नियोजन की अवस्था तो है शिक्षण पूर्व प्रक्रिया, शिक्षणगत प्रक्रिया क्रियान्वयन की अवस्था होती है, और शिक्षण उपरांत प्रक्रिया क्या होती है, आवर्ती होती है। पुनरावर्ती कुछ नहीं समझ में आया तो दोबारा बताओ। आवर्ती पुनरावर्ती शिक्षण की प्रक्रिया, इसमें क्या होती है, शिक्षण की जांच होती है। तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण की जांच होती है, तो शिक्षण उपरांत प्रक्रिया है वो होती है, उसमें आवर्ती और पुनरावर्ती होती है। शिक्षणगत प्रक्रिया में क्रियान्वयन की अवस्था होती है, और शिक्षण पूर्व प्रक्रिया क्या है, निष्कर्ष की ये नियोजन की अवस्था होती है। तो ये शिक्षण प्रक्रिया में क्रियाकलाप दिया किसने था, एलन ने दिया था। अब देखो ये तो हो गई प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया किसने दिया था, एलन ने दिया था। अब आता है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप जो सबसे पहले जो शिक्षा का स्वरूप है ये क्रियात्मक होना चाहिए। क्रियाकलाप से क्या मतलब समझते हैं हम, जैसे क्रियाकलाप बच्चा करके सीखे, वो किसने दिया था, तो सबसे पहले तो इसमें ये आएगा महात्मा गांधी, रूसो, टैगोर, इन तीनों का नाम इसमें आता है। ये सभी ये मानते थे कि जो शिक्षा का स्वरूप है वो क्रियात्मक होना चाहिए। कोठारी आयोग के अनुसार क्या दे रखा है कि शिक्षा को क्रियात्मक होना चाहिए, जिससे बालकों को नेतृत्व की क्षमता एवं व्यक्तित्व का विकास हो। तो बालकों में नेतृत्व की क्षमता कब होगी विकसित, जब वो करके सीखेगा। कोठारी आयोग, ये चारों नाम याद रखने हैं, महात्मा गांधी, रूसो, टैगोर और कोठारी आयोग के अनुसार। आयोजन कैसा हो, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप योग्य व्यक्तियों की निगरानी में ये होना चाहिए। क्रियाकलाप है वो कैसा होना चाहिए, यानी बच्चे कर तो रहे हैं लेकिन इसका जो क्रियाकलाप बच्चों को करने के लिए आप लैब में कुछ दोगे, वो बच्चा करेगा, तो आपको क्या करना चाहिए, एक योग्य व्यक्ति की निगरानी में ये क्रियाकलाप होना चाहिए, इसकी आवश्यक शर्त होती है। शैक्षिक क्रियाकलाप होते हैं, दो प्रकार के क्रियाकलाप हैं। जैसे प्रक्रिया तीन प्रकार की थी, एक तो शिक्षण पूर्व प्रक्रिया होगी, एक शिक्षणगत प्रक्रिया होगी, एक शिक्षण उपरांत प्रक्रिया होगी। उसी प्रकार क्रियाकलाप भी दो प्रकार के, एक तो शैक्षिक क्रियाकलाप होगा, एक शैक्षिक क्रियाकलाप होगा। तो शैक्षिक क्रियाकलाप में क्या होगा, शिक्षकों के उद्देश्य से संबंधित है शैक्षिक क्रियाकलाप। इसमें मानसिक विकास में ये सहायक होता है। प्रश्नोत्तर जैसे वाद विवाद, निबंध, पत्र लेखन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, शैक्षिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, निबंध लिखवाना, पत्र लेखन करवाना, इसमें बच्चों का मानसिक विकास से संबंधित होती है। और शिक्षा के उद्देश्य से बच्चों को किस प्रकार से समझ में आ रहा है, उसके उद्देश्य से ये सारी चीज़ें होती हैं। और सहशैक्षिक देखो, इसमें सहशैक्षिक गतिविधियों में जैसे आप 15 अगस्त 26 जनवरी में करते हो, वह सहशैक्षिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो इसमें सर्वांगीण विकास होता है, बच्चे का चहुमुखी इसके अंतर्गत विकास होता है। शारीरिक गतिविधि करता है बच्चा, सांस्कृतिक गतिविधि भी करता है, जैसे गायन करता है, नृत्य, नाटक, राष्ट्रीय सेवा संबंधी गतिविधियाँ हैं। इसमें जो अपने कैंप लगते हैं कॉलेज स्कूल के अंतर्गत, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, सहशैक्षिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो क्रियाकलाप में कोठारी आयोग की बात ध्यान में रखनी है। शैक्षिक क्रियाकलाप तो कौन से होते हैं, जो शिक्षा के यानी पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो चीज़ें हैं वो तो शैक्षिक क्रियाकलाप होगी। शैक्षिक क्रियाकलाप होगी जो आप नाटक करते हो, जो 15 अगस्त होती हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आती है, शैक्षिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती हैं। अब अपन जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उसका महत्व क्या है, शिक्षण का महत्व तो हो गया, शिक्षण पूरा जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत आप नियोजन करोगे, बच्चों से पूछोगे, फिर उसकी क्रियान्वयन करोगे, फिर उसकी शिक्षण की जाँच होगी। तो ये तो 3 प्रक्रिया के अंतर्गत आ गई। क्रियाकलाप हम क्यों करते हैं, क्रियाकलाप से महत्व क्या होगा, ये सर्वांगीण विकास होगा बच्चे का। इसमें शारीरिक भी होगा, नैतिक भी होगा, मानसिक भी होगा, सामाजिक भी होगा, उसका चरित्र का भी निर्माण होगा। करके सीखेगा तो उसमें निर्भरता आएगी, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, नेतृत्व की क्षमता भी आएगी, व्यक्तित्व का विकास होगा। क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चे में क्या होता है, लोकतांत्रिक भावना भी जागृत होती है। तो ये क्रियाकलाप के हैं कि क्रियाकलाप किस प्रकार से होगा। फिर देखो, फिर आता है आपके टॉपिक दे रखा है विमर्श और चिंतन। विमर्श और चिंतन में देखो, सबसे पहले देखो चिंतन के बारे में है ना। चिंतन क्या होती है, एक मानसिक प्रक्रिया। हम सोचते हैं, हम सोचेंगे तो क्या होगी, हम क्रिया करेंगे, मानसिक क्रिया करेंगे, तो वो क्या एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी प्रकरण या विषय पर एक खास शारीरिक व मानसिक स्थिति में रहते हुए क्या करते हैं, वैचारिक क्रिया करते हैं। जैसे आपके सामने समस्या आ गई कि मेरी रीट आ रही है, मैं कहाँ से पढ़ूंगा, तो आप क्या कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, वही क्या है, चिंतन है। तो शारीरिक व मानसिक स्थिति में रहते हुए वैचारिक क्रिया करना, ये क्या है, चिंतन है। चिंतन हमेशा कब करेंगे, जब हमारे सामने समस्या आती है तो ही तभी करते हैं, और हम उसकी क्या करते हैं, समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो समस्या का समाधान करेंगे। चिंतन का महत्व इस प्रकार से है, समस्या का समाधान, वैचारिक क्रिया करेंगे, तार्किकता हमारी विकसित होगी चिंतन से। तो चिंतन का ये महत्वपूर्ण महत्व होते हैं। विश्लेषण करेंगे, दैनिक कार्यों में हमें ये मदद करता है। हम किसी भी चीज़ की अगर चिंतन करेंगे तो व्याख्या कर सकते हैं, तो व्याख्या करने में भी ये सहायक होता है चिंतन।
सामयिकरण क्या होता है? दो वस्तु जब तुलना कर सकते हैं हम किसी भी प्रकार की, तो वो होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? सामयिकरण। ये पूछा जाता है सामयिकरण क्या है, तो दो वस्तुओं से तुलना करना ही सामयिकरण है। अब देखो चिंतन हम किस प्रकार से करेंगे। दो प्रकार का चिंतन होता है, एक तो सोपली चिंतन होता है, एक यथार्थवादी चिंतन होता है। सोपली चिंतन, दिवा सपन देखते हैं, जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो दिवा सपन में आते हैं। सोपली यानी कल्पना में रहना, ये क्या है? सोपली है। यथार्थवादी चिंतन में क्या करेगा व्यक्ति? समाज में रहकर और मानसिक क्रिया करेगा। समाज में भी रह रहा है, सामाजिक क्रिया भी करेगा और मानसिक क्रिया भी करेगा, यानी कि जो आप कर रहे हो इस टाइम, ये यथार्थवादी चिंतन है। अब यथार्थवादी चिंतन है, उसके तीन प्रकार हैं, एक तो अभिसारी चिंतन है, एक अपसारी चिंतन है, एक समालोचनात्मक चिंतन है। इन तीनों को याद रखना है। सोपली चिंतन में द्विवा स्वप्न में रहेगा, तो इसकी कोई टाइप नहीं है। यथार्थवादी चिंतन तीन प्रकार का, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन। और क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। अभिसारी चिंतन में क्या होता है? नियमबद्ध होता है, सूत्रबद्ध होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सूत्रबद्धता किस में होती है, कौन से चिंतन में होती है? तो सूत्रबद्ध चिंतन है वो अभिसारी में होता है, यानी कि नियम में बंध गए। तो नियमबद्ध, सूत्रबद्ध, निगमनात्मक चिंतन होता है। निगमनात्मक चिंतन होता है, नियम होंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन होगा, तो नियम के साथ चलेगा ये अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन है सृजनात्मकता, सृजनात्मक बालक करता है। तो अभिसारी क्या है? सृजनात्मकता, नवीन प्रकार से सोचेगा और आगमनात्मक पे आधारित है ये अभिसारी चिंतन। समालोचनात्मक चिंतन क्या है? या तो है या नहीं है, तो सतत और असतत के आधार पर यह समालोचनात्मक चिंतन होगा। बिना किसी पूर्वाग्रह की ये समालोचनात्मक चिंतन होता है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, समालोचनात्मक किस प्रकार से होगा? बिना किसी पूर्वाग्रह के समालोचनात्मक चिंतन किया जाता है। समालोचनात्मक चिंतन में क्या होगा? ये जो क्षमता है समालोचनात्मक चिंतन है, ये माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चे ही कर सकते हैं। इस प्रकार की 8 से लेकर 12 जो उम्र के बच्चे रहते हैं वो करते हैं समालोचनात्मक चिंतन। बालकों में भी हो सकता है समालोचनात्मक चिंतन, या फिर सामूहिक रूप से बच्चे इसमें कर सकते हैं। अभिव्यक्ति के अवसर इसमें मिलते हैं। आत्मचिंतन करता है बच्चा, गतिविधि में भाग लेता है समालोचनात्मक चिंतन में। आप जब 2 या 2 से अधिक बच्चे या फिर खुद बच्चा करेगा, तो वो क्या करेगा? गतिविधि में भाग लेगा, तभी करेगा। नई खोज, नए अध्ययन होंगे इसके अंतर्गत समालोचनात्मक चिंतन में। अब आता है पर्चा प्रतिमान। पर्चा प्रतिमान क्या होता है? पर्चा यानी पूछना, पूछताछ या बातचीत। किसी भी चीज़ की, यानी इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग, ये योजना बनाया जाता है। पर्चा प्रतिमान क्या होता है? पूछताछ या इसका तो शाब्दिक अर्थ तो ये होता है पूछताछ या बातचीत। पर्चा प्रतिमान यानी योजना बनाना, यानी कि आप इंक्वायरी यानी मॉडल के द्वारा आप टीचिंग की क्या बनाओगे? योजना बनाओगे। प्रतिमान यानी शिक्षण की योजना का निर्माण करना। शिक्षण की योजना का निर्माण करना क्या कहलाता है? पर्चा प्रतिमान कहलाता है। शिक्षक के द्वारा किया जाता है पर्चा प्रतिमान, पूर्व में, मध्य में या बाद में। तीनों टाइप में कभी भी कर सकता है पर्चा प्रतिमान का, पूर्व में, मध्य में या बाद में। इसका उद्देश्य क्या होता है? शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना, शिक्षण के साधन बनाना और शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य क्रियाएं, ये पर्चा प्रतिमान के अंतर्गत आती हैं। और पर्चा प्रतिमान दिया किसने था? तो सचमैन के द्वारा ये दिया गया था पर्चा प्रतिमान। पर्चा प्रतिमान दिया किसने था? सचमैन। यहाँ तक पढ़ लिया। फिर प्रतिमान निर्माण के तत्व कौन कौन से होते हैं? इसमें आता है एक उद्देश्य आती है, एक संरचना आता है, एक अवलंबन प्रणाली आती है। ये सभी की इसके अंतर्गत आते हैं, प्रतिमान निर्माण के तत्व के अंतर्गत आते हैं। देखो कौन कौन से इसके अंतर्गत। सबसे पहले उद्देश्य है, ठीक है, उद्देश्य है। फिर बाद में संरचना पढ़ेंगे, फिर अवलंबन जो सामाजिक प्रणाली है वो पढ़ेंगे, फिर मानसिक शक्ति का विकास होगा, फिर इसकी उपादेयता क्या है वो पढ़ेंगे। तो उद्देश्य देखो, सामाजिक प्रणाली और उपादेयता, ये पांचों हैं। ये पूछे जाते हैं कि पर्चा प्रतिमान सचमैन के अनुसार कितने हैं? उद्देश्य, संरचना, अवलंबन प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, फिर इसकी उपादेयता। उद्देश्य क्या होता है इसका? बालकों की मानसिक शक्ति का विकास करना, तर्क शक्ति, चिंतन, विश्लेषण, समस्या समाधान, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? इसमें पर्चा प्रतिमान के जो उद्देश्य है उसके अंतर्गत आते हैं। ये तो इसका उद्देश्य हो गया पर्चा प्रतिमान का। आप पूछ क्यों रहे हो बच्चे को? संरचना देखो, क्रियाकलाप शिक्षक शिक्षार्थी में किए जाने वाले क्रियाकलाप ये संरचना के अंतर्गत आते हैं। इसे खोज या अनुसंधान विधि के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक प्रणाली या प्रक्रिया, इसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी की क्रिया की क्या होती है? भूमिकाएं होती हैं सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत। शिक्षक एक व्यवस्थापक तथा सहयोगी के रूप में होता है जो सामाजिक प्रणाली या प्रक्रिया के दौरान। फिर आता है अवलंबन प्रणाली। इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसे
प्राप्त उपकरण, ये है अवलंबन प्रणाली। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो प्राप्त उपकरण है वो अवलंबन प्रणाली है। फिर इसकी उपादेयता, बालकों की मानसिक शक्तियों व विकास के लिए उपयोगी है। तो ये पांचों पॉइंट ही आपको याद रखने हैं। एक तो उद्देश्य याद रखना है, एक संरचना याद रखना है, एक सामाजिक प्रणाली याद रखना है, एक अवलंबन प्रणाली क्या होती है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो आपने प्राप्त जो उपकरण है वो कहलाते हैं अवलंबन प्रणाली, यानी आपने कौन कौन से उपकरण काम में लिए। उपादेयता, बालकों की मानसिक शक्ति व विकास के लिए उपयोगी है। फिर आती है परियोजना विधि। परियोजना विधि देखो क्या होती है, किलपेट्री की है एक परियोजना विधि। परियोजना वह साहचर्यपूर्ण कार्य है जिन्हें वास्तविक जीवन शैली या परिस्थिति में पूर्ण किया जा सकता है। ये परियोजना विधि के काम है, जिसे पहले बेलार्ड ने कहा था कि परियोजना वास्तविक जीवन का एक छोटा अंश है जिसे विद्यालय में पूर्ण किया जाता है। ये बेलार्ड के विचार है। किलपेट्री ने कहा कि परियोजना वह साहचर्यपूर्ण कार्य है जिन्हें वास्तविक जीवन शैली जैसी परिस्थितियों में पूर्ण किया जा सकता है, किलपेट्री के अनुसार। फिर स्टीवेसन ने दिया है कि परियोजना वे समस्यात्मक कार्य हैं जिनका समाधान प्राकृतिक वातावरण में किया जा सकता है। ये विचार है परियोजना विधि के बारे में किलपेट्री के, बेलगार्ड के और स्टीवेंसन के। फिर पार्कर के हैं। परियोजना एक ऐसा कार्य है जिसमें योजनात्मक उसकी संपन्नता के लिए बालकों को उत्तरदायी बनाया जाता है। फिर परियोजना का शब्द क्या है, परियोजना जो शब्द है इसका सबसे पहले जो उपयोग है, जो प्रयोग है वो किया था रिचार्ड ने। और इसका परियोजना का जो दार्शनिक विचारधारा है ये सबसे पहले किसने दी थी, जॉन डीवी ने दी थी। और जनक इसके कौन माने जाते हैं, किलपेट्री। किलपेट्री के ये गुरु थे जॉन डीवी। तो सबसे पहले परियोजना शब्द का प्रयोग है वो रिचार्ड ने किया था, दार्शनिक विचारधारा दी थी जॉन डीवी ने, और जनक किस कौन माने जाते हैं, इसके किलपेट्रिक माने जाते हैं। अब आता है परियोजना विधि के चरण कितने हैं। तो परियोजना विधि के 6 चरण होते हैं किलपेट्रिक के अनुसार। एक तो वातावरण होता है, यानी परिस्थितियों का निर्माण करना। फिर परियोजना का चयन करना, पहले परिस्थिति का निर्माण करोगे यानी वातावरण बनाओगे, फिर चयन करोगे, फिर योजना का निर्माण करोगे, फिर योजना का क्रियान्वयन करोगे, फिर इसका योजना का मूल्यांकन करोगे, फिर कार्य का लेखा जोखा रखोगे। ये किलपेट्री के अनुसार इसके 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। एक तो परिस्थितियों का निर्माण, फिर चयन करना, फिर योजना का निर्माण करना, फिर उसका क्रियान्वयन करना, फिर उसका मूल्यांकन करना, फिर इसका लेखा जोखा रखना भी इसके अंतर्गत आता है। फिर देखो परियोजना विधि का जो सिद्धांत है आधारित किस पे है, तो ये थोर्नडाइक के सिद्धांत पे आधारित होता है परियोजनावादी का सिद्धांत। इसमें तत्परता का नियम, थोर्नडाइक का नियम कौन सा, जैसे तत्परता का नियम, अभ्यास प्रभाव का नियम, रुचि का सिद्धांत, बालक केंद्रित का सिद्धांत, व्यवहार्यता का सिद्धांत और सब क्रियात्मकता का सिद्धांत, ये सभी किसके हैं, परियोजना विधि के अनुसार, इसी के अनुसार ये काम करती है। परियोजना विधि के गुण क्या होते हैं, एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है, इसमें बालक क्रियाशील रहता है यानी बालक खुद करके सीखता है। ज्ञान स्थायी होता है इसमें, जब बालक खुद करके सीखेगा तो क्या होगा, ज्ञान स्थायी होगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विधि है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विधि कौन सी है, तो ये है आपकी परियोजना विधि। व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास इसमें होता है, बच्चे का व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत में कैसे होगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा जब वो करके सीखेगा, उसमें आत्मनिर्भरता आएगी, उसमें ईमानदारी आएगी। सामाजिकता कैसे आएगी, उसमें सहयोग, सहायता, निर्देश, नेतृत्व, उत्तरदायित्व, ये सभी इस बालक के अंतर्गत आएगा जब वो खुद करके सीखेगा। यह विधि बालकों में शारीरिक मानसिक क्रिया करवाती है, इसलिए इस विधि में बालक का सर्वांगीण विकास होता है। विधि में बालक शारीरिक कार्य करता है, इसलिए यह परिश्रम का सम्मान करता है। तो कोई भी बच्चे अगर कोई परिश्रमी व्यक्ति है, उस दूसरे का भी वो सम्मान करेगा क्योंकि उसने खुद करके सीखा है। परियोजना विधि के अवगुण कौन कौन से होते हैं, कि ये विधि इसके अवगुण कौन कौन से हैं। इस विधि में बच्चा करके सीखेगा तो संसाधन अधिक चाहिए, इसलिए ये अव्यवहारिक विधि है। इसमें समय भी ज़्यादा लगता है और इसमें साधन भी ज़्यादा लगते हैं, इसलिए प्रक्रिया भी बहुत लंबी हो जाती है। पाठ्य कार्य जो पाठ्य है क्रम है वो समय पर भी पूर्ण नहीं होगा। नियमित रूप से इसका प्रयोग नहीं हम कर सकते हैं। भाषा साहित्य की कक्षाओं में ये उपयोगी नहीं होती है और शिक्षकों के लिए एक कठिन विषय के रूप में भी ये प्रकट होती है। पाठ्य पुस्तकों का इसमें अभाव होता है इस परियोजना विधि में। योजना का चयन करना भी शिक्षक के लिए कठिनपूर्ण होता है, शिक्षकों के लिए कि वो किस प्रकार से अपना गृह कार्य कंप्लीट करवाएंगे, अपने सब्जेक्ट को भी उनको पूरा करवाना होता है क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है। परियोजना का चयन किस प्रकार से करेंगे, इसे निष्कर्ष ये निकलता है कि वातावरणीय परिस्थितियों के निर्माण का कार्य शिक्षक करता है और शिक्षक इसमें व्यवस्थापक परामर्शदाता के रूप में रहता है। तो इसमें पूछा जाता है किलपेट्री के अनुसार इसमें बच्चे क्या रहता है, टीचर तो एक व्यवस्थापक और सहायक के रूप में ही कार्य करता है क्योंकि इसमें बच्चे खुद ही करते हैं। देखो विमर्श क्या है, आप इसमें चिंतन पढ़ लिया हमने, किलपेट्री के अनुसार हमने परियोजना विधि भी पढ़ ली, इसमें चिंतन का पूर्ण पढ़ लिया, किन किन के विचार थे।
चिंतन दो प्रकार का होता है, स्वप्लीय और यथार्थवादी चिंतन होता है। प्रश्न प्रतिमान देख लिया, यानी पूछताछ के द्वारा इंक्वायरी मॉडल होता है, जिसमें सचमैन के अनुसार उसने 5 दिए थे: उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, अवलंबन प्रणाली और इसकी उपादेयता। विमर्श देखो, विमर्श एक ऐसा उच्च मानसिक क्रिया होती है जिसमें कोई व्यक्ति एकल या सामूहिक रूप से किसी विषय के विभिन्न पक्षों पर आत्ममंथन या वैचारिक क्रिया करता है। जैसे कि आप सोच रहे हो, कोई भी आप अकेले बैठे हो और आप सोच रहे हो रिट मेरी पास हो जाए, मैं किस प्रकार से रिट को, अब थोड़े से दिन बचे, मैं किस प्रकार से तैयारी करूं, तो आप आत्ममंथन कर रहे हो, वैचारिक क्रिया कर रहे हो, या 2-3-4 फ्रेंड हैं वो सभी मिलकर बात कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से रिट की तैयारी करेंगे, तो वो क्या है, एक विमर्श है। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन की उपादेयता क्या होती है? अगर आपने किसी ने पूछा, आप आपस में बात कर रहे हो कि राष्ट्रीय आंदोलन है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस वजह से, तो ये विमर्श है। कक्षा में विमर्श 3 प्रकार के होते हैं, हमें पढ़ना है, हम शिक्षक हैं तो हम ये हमें पता होना चाहिए किस प्रकार से बालक चिंतन करते हैं। तो बालक बालक में होगा चिंतन, बालक शिक्षक में होगा, शिक्षक शिक्षक में हो सकता है। तो ये 3 ही होते हैं। स्कूल में तो एक तो स्कूल होती है, बच्चे होते हैं, एक शिक्षक होता है, तो इसी में अंतर क्रिया होगी। तो बालक बालक में होगी, बालक शिक्षक में होगी, शिक्षक शिक्षक में होगी। ये उपयोगी क्या है हमारे अंदर, क्योंकि इसमें वैचारिक शक्ति या चिंतन उत्पन्न होता है, विश्लेषण हो सकता है। इसमें आप किसी चीज़ पे विचार करोगे, विमर्श करोगे तो विश्लेषण तो निकालोगे, निरीक्षण करोगे, निर्णय करोगे, क्षमता, विश्लेषण, निरीक्षण, निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है। इसमें अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित होती है, यानी कि खुद को प्रस्तुत करना। आप अपने विचार रखोगे तो आप अपने आप को ही तो प्रस्तुत कर रहे हो, तो अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित होगी। उच्च मानसिक क्रियाएं, इसलिए इसे उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के बालकों को ये पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। अगर किसी क्लास में आप बच्चे को बता रहे हो कि राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बोलें, तो उसे खुल के बोलने दें, वो उसके विचार रखने दें, ताकि उसमें खुद की अभिव्यक्ति व्यक्त करने में इसको आसानी रहे। तो ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, इनके मानसिक विकास के लिए। इसमें बोलना आता है, वाद विवाद आता है, संवाद आता है, परिचर्चा आती है, और इसका आधार क्या होता है, विमर्श होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वाद विवाद, संवाद और परिचर्चा का आधार क्या होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए, तभी वो विमर्श माना जाएगा। सामाजिक अध्ययन का शिक्षक है वो किस प्रकार से हो, ये बहुत बार पूछा जाता है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के बारे में, शिक्षक के बारे में इसको देखते हैं क्या है। इसमें शिक्षक क्या होता है, सी से मतलब शिष्टता, क्षय से मतलब क्षमाशील होता है, कैसे यानी कर्तव्यनिष्ठ होता है। शिक्षक का अर्थ ये होता है कि उसमें शिष्टता होनी चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। आदर्श शिक्षक में क्या क्या गुण होते हैं, विषय का ज्ञाता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। शिक्षण शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए उसको। व्यक्तिगत सामाजिक गुण होना चाहिए, अध्ययनशील होना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा शिक्षक बन जाए, उसको अध्ययनशील हमेशा रहना चाहिए, जिज्ञासु रहना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। संप्रेषण कौशल होना चाहिए, इसमें नवाचारिक, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक उसमें गुण होना चाहिए। शासनिक संस्थाओं का सम्मान वो करे, जो शासन चल रहा है उसका सम्मान करे। राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, क्षेत्रीयता की घटना की उसको समझ होना चाहिए। ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रकरणों की उसकी समझ होनी चाहिए। विवादित प्रकरणों में तटस्थ होना चाहिए, यानी कि उसने जो खुद एनालिस किया है उसके अनुसार वो क्या होना चाहिए, जैसे विवादित है तो वो सरकार के पक्ष में ही ज़्यादा बोले, ये होता है इसका मेन मुद्दा। तो विवादित प्रकरणों में तटस्थ होना चाहिए। व्यवसाय के प्रति समर्पित, सबसे इम्पोर्टेंट सभी के लिए लागू होते हैं कि व्यवसाय के प्रति समर्पित होना चाहिए। शिक्षार्थी समस्या के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। अगर किसी भी विद्यार्थी को समस्या आ रही है तो उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए उसको। बाल प्रकृति व बाल विकास का उसको ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो बच्चों को पढ़ा पाएगा कि किस प्रकार से बच्चे समझते हैं। आधुनिक शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। व्यावसायिक दक्षता इसमें होनी चाहिए। शिक्षण विधि शिक्षण कराने के तरीके होते हैं। क्या होती है शिक्षण विधि, पूछा जाता है शिक्षण विधि क्या है, तो शिक्षण विधि कराने के तरीके होते हैं जिनके द्वारा वह अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने और रोचक एवं प्रभावी बनाता है। शिक्षण विधियाँ शिक्षण कौशलों में, शिक्षण सूत्रों में और शिक्षण सिद्धांतों में हमें दक्ष होना चाहिए। यानी शिक्षण विधियों में क्या होना चाहिए, कौशल, और उनमें आपको दक्ष होना चाहिए। फिर आती है आपकी व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि देखो क्या होती है। व्याख्यान विधि को बिना वॉक और टॉक की विधि भी कहते हैं, या टेप रिकॉर्डर विधि भी कहते हैं, इसका नाम है। दूसरा पेरोटिक विधि या तोता विधि भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें टीचर होता है वो एक पढ़ के आता है, कोई कहानी के रूप में आपको बताता है, व्याख्या करता रहता है, तो एक टेप रिकॉर्डर जैसे चला दिया वो बच्चों में इसमें निरस्ता आती है। तो ये बिना वॉक टॉक की विधि, टेप रिकॉर्डर की विधि या पेरोट या तोता विधि भी इसे कहा जाता है। शिक्षक निश्चित विषय के ऊपर ये व्याख्या करता है, यानी एक टॉपिक लेता है उस पर व्याख्या करता रहता है। शिक्षक केंद्रित होती है, परंपरागत प्राचीन विधि है, वर्तमान में भी बहुत प्रयोग में ली जाती है। इसके गुण क्या होते हैं, ये जो विधि है इसके गुण क्या हैं देखो।
व्याख्यान विधि के गुण। प्राचीनतम है, ये सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। यह विधि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल मानी जाती है। पहले जो अपने वेदों की तैयारी थी, प्राचीन विधि इसी के अंतर्गत तो चलती थी, व्याख्या विधि के अंतर्गत। उच्च कक्षाओं, माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें टीचर बोलता रहता है। सरल विधि है, बालक एवं शिक्षक दोनों ही प्रसन्न रहते हैं इसमें, क्योंकि बालक को कुछ पूछते नहीं है तो बच्चे वैसे खुश रहते हैं और टीचर वैसे खुश रहता है कि उसने अपना सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। विभिन्न ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं ज्ञानात्मक तथ्यात्मक विषयों को प्रभावी रूप से कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं इसमें, जैसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए होती है। कम समय में अधिक ज्ञान प्रस्तुत किया जा सकता है। बालकों में श्रवण विधि विकसित होती है। ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉजिटिव बात है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बालकों में श्रवण विधि किससे विकसित होगी, व्याख्या करोगे तभी तो। धनाभाव, समयाभाव में भी ये उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें न तो पाठ्य पुस्तक की जरूरत होती है, किसी की जरूरत नहीं होती, आप बैठो व्याख्या करो और चलो, ये सब इसमें होता है। धनाभाव, समयाभाव के लिए उपयुक्त होती है। बालकों में श्रवण विधि विकसित होती है इसमें। इसके अवगुण देखो क्या क्या है, इसके अवगुण तो बहुत निकलेंगे। अवगुण देखते हैं इसके क्या क्या है। यह विधि निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती है। इसमें अमनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। ये क्या होती है, छोटी कक्षाओं में तो आप व्याख्या कर ही नहीं सकते, समझा नहीं सकते बच्चे को, तो ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें बालक सक्रिय नहीं होता। ये सिर्फ क्या रहता है, अधिगमकर्ता के रूप में रहता है। इसका अर्जित ज्ञान है वो अस्थायी रहता है, बच्चा इसमें निष्क्रिय रहता है। शिक्षक की केंद्रीय भूमिका रहती है इसमें। इसके कारण बच्चे में क्या होता है, एक पक्षी होता है इसमें शिक्षण, जिससे कक्षा में निरस्ता आती है। बालकों में मानसिक शक्तियों का विकास नहीं होता है, सिर्फ श्रवण शक्ति इसमें व्यक्ति उपस्थित होगी। योग्य व अनुभवी प्रभावी व्यक्तित्व शिक्षण का ही ये कार्य होता है। जो शिक्षक होता है वो भी इसमें उच्च कौशल का होना चाहिए, आत्मविश्वास युक्त शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षक ही शिक्षक बोलेगा। विधि का प्रयोग जो शिक्षक प्रभावी होगा वो ही कर पाएगा। शिक्षक इस विधि के प्रयोग के समय के विस्मरण या भूलने की वजह से या तो अटक जाता है या फिर अधिकांश भागों में वो छोड़ देता है, कि जो आपको हार्ड टॉपिक लगते हैं वो छोड़ भी दी जाते हैं, तो इसमें अधिकांश इसमें छोड़ ही देते हैं टीचर। इसकी कमियां, कमजोरियां क्या है, सुझाव और निर्माण क्या है। शिक्षक को यथासंभव श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए। बीच में अगर व्याख्या दे रहे हो तो भी श्यामपट्ट का प्रयोग करो। समय समय पर कक्षा में प्रश्नोत्तर करना चाहिए। इस विधि के समय शिक्षक को बालकों को क्रियाशील रखने के लिए व्याख्या का आधार प्रदर्शन यानी सहायक सामग्री होगी, तभी इंटरेस्टेड बनाई जा सकती है। एक और आती है समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। इसमें क्या होता है, समाजीकृत यानी समाज के अनुरूप क्षमता, जिसके अनुसार सामाजिकता, समाज उपयोगी प्रजातांत्रिक गुणों को प्रदर्शित किया जाता है। यानी समाजीकृत व्यक्ति ने समाज के अनुरूप प्रस्तुत करना, प्रकट करना, यही क्या है, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि होती है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें बालकों में नागरिक यहाँ पे ये जो विधि है आपकी समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि, ये एक ऐसी विधि है जिसमें बालकों को नागरिक प्रजातांत्रिक भावनाएं विकसित की जाती है। इसका उद्देश्य होता है सामाजिक गुणों का विकास करना, आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास करना, प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना, आत्मविश्वास की क्षमताएं उत्पन्न करना, बच्चे में समाज के अनुरूप ही प्रस्तुत करना या प्रकट करना। इसके अवगुण क्या होते हैं, क्योंकि कक्षा के लिए उपयोगी नहीं होती है, समय ज़्यादा लगता है, वाद विवाद होता है ज़्यादा। यह विधि बालकों को समान अवसर प्रदान नहीं करती है, क्योंकि इसमें एक बच्चा ही अपनी जो समाज के अनुरूप जो भाषाएं हैं उनका प्रयोग करता है। इस विधि का जो प्रयोग है वो किस प्रकार से किया जाता है, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि में कक्षा का विभाजन किया जाता है। इसमें 50 बालक हैं, उनको क्या कर लोगे आप, 10 ऐसे में डिवाइड कर लोगे। फिर ग्रुप का अध्यक्ष बनाया जाता है एक को, या तो टीचर बनेगा या कोई छात्र में से एक बन जाएगा। इसमें एक टॉपिक लिया, जैसे आपने लिया हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आपको बताना है, तो ग्रुप में आपको ये निष्कर्ष निकालना है। फिर इसमें क्या होगा, बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे, फिर निष्कर्ष निकाला, प्रारूप निर्धारित तय करेंगे, फिर हर व्यक्ति की भूमिका इसमें निर्धारित होगी, समय तथा निश्चित छात्र होगा, उद्देश्य निर्धारित किया जाएगा, फिर प्रक्रिया साधन निर्धारित की जाएगी, विद्यालय के अंतर्गत इसमें सारे काम किए जाएंगे। ये है आपकी समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। जैसे समाज के अंतर्गत आपको किस प्रकार से ये होता है इसके बारे में ये है। इसमें क्या होगा, इसके अवगुण क्या हैं। इस विधि में व्यक्ति का व्यक्तिगत विचार प्रभावी होता है, बालकों में समान अवसर प्रदान नहीं होते हैं। हैरी ए और स्ट्रेट ने क्या बताया है 1929 में वाद विवाद के बारे में। ये क्या है, अनुदेशक होता है। इसमें वाद विवाद में एक अनुदेशक होता है, यानी व्यवस्थापक होगा, आयोजक होगा, यही फिर योजना बनाना होगा। इसमें
अध्यक्ष होगा, क्या काम करेगा इस विधि में? अध्यक्ष समूह का प्रधान योजना के अनुसार कार्य संचालन या कार्य की निगरानी करेगा। फिर वाद विवाद समूह, ये विषय के ज्ञाता क्रमशः होते हैं और इसमें छात्र होता है, वो क्या करेगा? सारे काम इसमें करेगा। अनुदेशक का भी काम कर सकता है, अध्यक्ष का भी, और वाद विवाद समूह के रूप में भी अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि में। मस्तिष्क नाटक विधि। नाटक विधि एक अभिनय या माध्यम से किया जाता है। नाटक विधि डॉक्टर किसेल के अनुसार कठपुतली के नाटक से उद्भव हुआ है नाटक विधि। डॉक्टर रिजले ने क्या कहा है? डॉक्टर पिंसले ने क्या कहा है कि ये जो नाटक विधि है वो कठपुतली या नाटक के उद्भव से हुई है। डॉक्टर रिजले के अनुसार महान मर्त आत्माओं के प्रति सम्मान भाव प्रकट करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे नाटक कहते हैं। जैसे नाटक अपन करते हैं भगत सिंह के ऊपर, इन सब के ऊपर आप सभी करवाते होंगे बच्चों से, तो ये सभी क्या है? नाटक विधि है। नाटक विधि के सोपान।